माँ सरस्वती को नमन करते हुए नमस्कार विद्यार्थियों। विद्या की देवी अधिष्ठात्री देवी को हम नमन करते हैं और आपको हम आगे आपके लक्ष्य की तरफ बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सभी का अपना अपना एक लक्ष्य होता है। अब आप ऐसे सोच रहे हैं कि सर का क्या लक्ष्य है, तो जो भी है आप अपने लक्ष्य का ध्यान रखिए, ठीक है। तो देश के नौजवानों, तो क्लास 12 आपकी एग्री केमिस्ट्री, ये ध्यान रखना इस बात का। यहाँ पे क्या है आपकी एग्री केमिस्ट्री की, किस में दिख रहा है नहीं दिख रहा, आप एडजस्ट करना वहाँ पे, ठीक है। तो हमने पढ़ के लिया, बताओ कहाँ तक पढ़ लिया। थोड़ा बहुत आप भी तो बोला करो भाई, हाँ बोल तो कर नहीं सकते, परंतु आप जो भी है क्रियाकलाप कर दिया करो, जो भी आपको करना होता है। हमने देखो क्या पढ़ रहे हैं, हम मृदा निर्माण पढ़ रहे थे। मृदा निर्माण में हमने क्या क्या पढ़ लिया कि मुख्य क्वेश्चन की बात करते हैं, जब चट्टानें टूटती है तो पेतरक पदार्थों का निर्माण होता है। पेतरक पदार्थों के निर्माण होने को क्या कहते हैं, जो पेतरक पदार्थ बना उसको रिगुलित कहते हैं। परिवहन पदार्थों की अनुपस्थिति में रिगुलित की मोटाई बढ़ जाती है। और रिगुलित पदार्थ को, परिवहन पदार्थ कौन कौन सी चीज़ें आपकी, गुरुत्वाकर्षण बल रहता है, गुरुत्वीय बल था, ठीक है। और जैसे बहती प्रवृत्ति, बहता पानी था, वायु था, इसके बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में डायरेक्ट आते हैं यहाँ पर हम प्रक्रमण अवच्छेद, और आपका कौन सा था एक प्रोफाइल वाला था। उसके बाद में आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि हम पढ़ रहे थे कि मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं में हमने लगभग 9 प्रक्रियाएं थी। साथ साथ बोलना है, अगर आप अपनी ईमानदार से पढ़ रहे हैं, सरस्वती माँ को मानते हैं तो, अगर नहीं मानते तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखिए 2 देवता माने गए हैं, या एक तो बुद्धि के देवता तो होते हैं गणेश जी, गणेश होते हैं, ठीक है, गणेश जी को कहते हैं। और जो ज्ञान की देवी होती है वो होती हैं आपकी सरस्वती होती है। तो आप ये मत सोचना कि सर अपना नाम कर रहे हैं, बुद्धि के देवता होते हैं गणेश जी होते हैं, ठीक है। और ज्ञान की देवी कौन सी होती है आपकी, सरस्वती माँ होती है। और आपको इनको खजाने की विशेषता पता ही है। तो अब देखो हमने पढ़ा ह्यूमिनिफिकेशन पढ़ा था एक, तो ह्यूमिनिफिकेशन आपको अच्छी तरह याद आ गया होगा, ठीक है। और उसके बाद में ह्यूमिनिफिकेशन के बाद में पढ़ा था हमने आपका निक्षालन और निक्षेपण पढ़ा था। और उसके बाद में हमने पढ़ा था आपका पौडजोलीकरण और आपका लेटराइजेशन। तो आप निक्षालन और निक्षेपण को साथ याद रखिए, दोनों को तुलनात्मक अध्ययन कीजिए, तो कभी नहीं बोलोगे आप, क्योंकि क्वेश्चन आता है तो आप कन्फ्यूजन होते हैं। याद सभी को होता है कि निक्षालन किसमें, या निक्षालन किससे कहते हैं, निक्षेपण किससे कहते हैं। पौडजोलीकरण और आपका लेटराइजेशन था, दोनों को भी इस प्रकार यानी कंपेयर में, तुलना में याद कीजिए, ठीक है। अब जो आगे हमारा बिंदु आता है वो आता है आपका कैल्सीकरण और डिकैल्सीकरण बच रहा है, और बच रहा है उसके बाद में आपका लवणीकरण बच रहा है, और आपका इसमें प्रोटोट्रिब्यूशन का प्रोटोट्रिब्यूशन बच रहा है, ठीक है। देखो ध्यान से, कौन सा बिंदु है, सभी ध्यान से देखना इधर। कैल्सीकरण कौन सा, शायद 3 2 4 5वां बिंदु, शायद 65वां बिंदु है। कैल्सीकरण लवे कौन सा है, ल कैल्सीकरण, ठीक है। और यहाँ पर लिख रहा हूँ 7वां बिंदु लिख रहा हूँ, कौन सा लिख रहा हूँ, 7वां बिंदु डी कैल्सीकरण। कौन सा लिख रहा हूँ आपका, डी कैल्सीकरण, ठीक है। कैल्सीकरण और आपका डी कैल्सीकरण, अब दोनों को साथ साथ लेते हैं, एडजस्ट करना, वर्तनीय शुद्धि आप अपना काम है। ऐसे देखेंगे तो फिर हम कोर्स से क्या, हम हमारे लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो कैल्सीकरण में सीधी सी बात है, क्या होगा कि कैल्शियम में क्या जो चट्टानी होगी, या मान लीजिए जो कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होगा, इसमें निर्माण होगा, यानी कैल्शियम कार्बोनेट की उत्पत्ति होगी। किसकी उत्पत्ति होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की उत्पत्ति होगी। जबकि इसमें क्या होगा, डिकैल्सीकरण, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट वापस टूटेगा। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट वापस टूटेगा, बस ये है दोनों में। इसमें तो हमें कहने का मतलब है पढ़ धड़ के या कैसे भी तोड़ मरोड़ के कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करना है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट को बेचारे को तोड़ना है, बस। अगली बात समझ में। तो अब ये प्रक्रिया शायद सभी को याद होगी वह कैसे निर्माण होता है। तो देखिए वही प्रक्रिया है देश के नौजवानों और मेरे प्यारे भारत के वासियों। थोड़ा इसको मिटा लेता हूँ मैं। तो वही प्रक्रिया है कि कैल्सीकरण में क्या होगा,
कि जब जब जड़ें श्वसन करती है, और आपको पता है सभी सजीव श्वसन के अंदर, बालिका ने बताया ऑक्सीजन गैस, तो ऑक्सीजन गैस ही लेते हैं। कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ठीक है। और परंतु कुछ अपवाद हैं जिनकी मैं बात नहीं कर रहा, क्योंकि जिससे आपके कुछ अल्कोहल बनते हैं तो वहाँ पर जो क्यूरन क्रिया होती है तो वहाँ पर कुछ अलग सिस्टम होता है। नमस्कार जी, देखो ध्यान से, जब पादप है आपका, ये मैंने क्या बना दिया, पादप बना दिया, इसकी पादप की जड़ें हैं। अब ये पादप की जड़ें जो श्वसन करेगी, क्या करेगी? श्वसन करती है। आप श्वसन, हाँ जी, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ रहे हैं, क्या पादप, अगर आप क्लास देख रहे हैं रोजाना तो अच्छा है, ठीक है, नहीं देख रहे तो भी अच्छा है, परंतु ये आंसर क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसका आपको आंसर देना है। क्या पादप दिन रात श्वसन करते हैं? ठीक है, उसी विद्यार्थी का आंसर सही माना जाएगा, या उसी विद्यार्थी का यहाँ पे नाम लिया जाएगा जो सबसे पहले बताएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पहले का मतलब हमारे पास रिकॉर्ड होता है, वो नहीं कि आपने अगर बाद दे रहे हो, रिकॉर्ड हमारे पास सभी का होता है। जो पहले आंसर बताएगा उसी का यहाँ पर मैं कहूँगा ये सही माना जाएगा। ये मार्क्स और का ही मार्क्स सही रहेगा, परंतु ये नहीं करेगा गलत रहेगा, परंतु जो पहले बताएगा विद्यार्थी उसी को हम क्या प्राथमिकता देंगे। ठीक है, तो क्या है, क्या पादप दिन रात श्वसन करते हैं? तो इसका आंसर आएगा यस या नो में आपको आंसर देना है। तो देखिए देश के नौजवानों, यहाँ पर जब पादप श्वसन क्रिया कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जब पादप जी श्वसन क्रिया कर रहे हैं तो श्वसन क्रिया में कौन सी गैस बाहर निकालते हैं? वही कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या होती है, नमी के आसपास है, नमी से थोड़ी बहुत नमी मिलेगी, ज़्यादा नमी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आपका कैल्सीकण है, कैल्सीकण जो आपके शुष्क प्रदेश पाए जाते हैं या जहाँ पे नमी की मात्रा कम होती है वहाँ पर क्रिया होती है। ठीक है, और वो इसका उल्टा होगा भी, इस बात का आपको ध्यान रखना। ठीक है, अभी बताऊँगा। तो इसमें क्या होगा कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जल के साथ जुड़ेगी। किसके साथ जुड़ेगी? जल के साथ जुड़ती है। अब जल के साथ जुड़ती है तो इतिहास तो बार बार गवाह इस बात का, इतिहास गवाह इस बात का कि क्या बनेगा बताओ, H2CO3 कार्बनिक अम्ल बनेगा। क्या बनेगा आपका? कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अब ये कार्बनिक अम्ल क्या होगा, कार्बनिक अम्ल जो कैल्शियम आयन पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, देखो ध्यान से, ये तो क्या आपका कैल्शियम कोई एलिमेंट है, कैल्शियम का परमाणु है, और ये जो कैल्शियम है वो कैल्शियम आयन है। क्या आपके? कैल्शियम आयन है। तो यहाँ पर ये जो आपका कार्बनिक अम्ल है वो कार्बनिक अम्ल क्या करेगा, फिर आगे कैल्शियम आयन से क्या करेगा, क्रिया करेगा। कैल्शियम आयन से क्या करेगा, क्रिया करेगा, और कैल्शियम आयन से क्रिया करने के बाद में क्या बनाएगा, देश के नौजवानों ध्यान से देखिए, इस रिएक्शन को लिखोगे यहाँ पे, आप घबरा जाएंगे कि सर रिएक्शन लिख रहे हैं, तो रिएक्शन बना लेते हैं दोनों की। ठीक है, ले भाई वहाँ पे बना रहा हूँ वापस। आपको क्या बताएं कि यहाँ से क्या बनी थी, कार्बन डाइऑक्साइड, तो मैंने इसको लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपकी CO2 किसके साथ जुड़ेगी, जल के साथ जुड़ेगी। क्या बनेगा बताओ, क्या बनेगा भाई, जब जल के साथ आएगा तो यहाँ पे H2 आपका CO3 क्या बनेगा, यानी कार्बनिक अम्ल। क्या बनेगा, कार्बनिक अम्ल। ठीक है, अब ये कार्बनिक अम्ल देश की नौजवानों किससे क्रिया करेगा, कैल्शियम आयन से क्रिया करेगा। किससे करेगा, देखो यहाँ पर आप कैल्शियम लिखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जितना हो सके उतना आप शुद्ध बोलने की कोशिश कीजिए। और आपको पता है कि केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, अगर जिस विद्यार्थी को समझ में आने लग जाता है तो कहने का मतलब फिर तो और ही कुछ बात होती है। कहने का मतलब है अगर उसने केमिस्ट्री अच्छी तरह समझ में आती है तो उतना आगे चला जाता है कि इसके पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। कहने का मतलब उसके पीछे कौन है,
इतना आगे चला जाता है। और अगर समझ में नहीं आती है तो उसको आगे भी कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि उससे आगे वाले बहुत आगे चले जाते हैं। तो कभी भी इसकी केमिस्ट्री के अंदर बीच में नहीं अटकते हैं। आपने देखा होगा, आपने विश्लेषण कर लेना, अधिकतर जो विद्यार्थी जाते हैं, बायो वाले विद्यार्थी होते हैं, वो बायो वाले विद्यार्थी फर्स्ट ईयर, यानी कहने का मतलब जैसे आप कहते हैं फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर, फाइनल है, तो लगभग फाइनल यानी फर्स्ट ईयर कुछ विद्यार्थी फर्स्ट ईयर के अंदर अटक जाते हैं केमिस्ट्री की वजह से, ठीक है। कुछ सेकेंड ईयर में अटक जाते हैं और कुछ फाइनल में अटक जाते हैं, ठीक है। तो ये घटना कहने का हमारे साथ हुई थी। हमने जब फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था लगभग 150 के आसपास थी। फिर सेकेंड ईयर में हो गए आपके, सेकेंड ईयर में लगभग 100 के आसपास हो गए थे, ठीक है। और फाइनल में लगभग 40 के बचे थे। सभी को केमिस्ट्री लटका रही थी, ठीक है। तो आपको ये नहीं करना है कि केमिस्ट्री हमारे साथ ऐसा कुछ दुर्व्यवहार करे। इससे बचने के लिए आपको यही है कि आप केमिस्ट्री रोज़ पढ़िए, और मेरी क्लास चल रही है प्लस में जो स्पेशल केमिस्ट्री क्लास वो भी चल रही है, तो वो क्लास भी लीजिए, नहीं तो वो समस्या आपको भुगतनी पड़ेगी। देखो ये तो क्लियर होती कब लेनी क्लास आपको, जब आप ये क्लास ले लेते हो, जब आप क्लास देखो पूरी रुचि के साथ क्लास लीजिए। ऐसे नहीं कि हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करें तो आप अपने आप के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं कहता हूँ आपको, अगर अभी से इसको तैयारी लेके चल रहे हैं तो आपके जो जेट वाले लक्ष्य हैं 10 नंबर तो आपको रोकने वाले नहीं है। और अगर साथ में अगर आप वो बातें पढ़ रहे हैं वहाँ पर भी मेरे को बोल दिया करो, जेट वाली केमिस्ट्री चल रही है या स्पेशली केमिस्ट्री उसमें बोल दिया करो, तो आपकी समस्या का समाधान है। मैं बोल रहा हूँ जिससे बार बार आपको भी यहाँ पर कि उसमें अगर आपको कोई समस्या है तो वहाँ पे जाके कमेंट करो कि सर वो टॉपिक में समझाइए, तो वहाँ पर मैं आपको अलग से को टॉपिक समझा दूँ, ठीक है। तो अगर आप 10 नंबर उसमें ले आते हो तो कहने का मतलब ले आते हो तो आपका सिलेक्शन के चांस लगभग ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सिलेक्शन ही मानो आप केमिस्ट्री के अंदर, तो क्योंकि जो आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट और जो आपका बायो सब्जेक्ट है उसमें तो लगभग सभी विद्यार्थियों के नंबर अच्छे आते हैं, और जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वही उनको अटकाती है। तो ये आपके साथ ऐसा नहीं हो, इसलिए आप अभी से तैयारी के लगे रहो, ठीक है। इन बातों को भूल जाइए कि ये कोरोना है या ये वो चीज़ है वो चीज़ है, इन बातों का भूलिए और पढ़ने में ध्यान दीजिए। हम आपका पूरा साथ दे रहे हैं, ये नहीं कि आपके लिए देखो रेगुलर क्लास हम बना रहे हैं। हाँ कभी बार क्लास मिस हो जाती है तो वो तो वैसे पता आपको टीचर छुट्टी भी कर लेते हैं कई बार, ठीक है। प्लस में आपको टेस्ट भी हम प्रोवाइड उपलब्ध करवा रहे हैं, तो रेगुलर क्लास लीजिए, ठीक है। और जो फालतू की देखो बातें होती है ना जो दिमाग के अंदर है, कुछ विद्यार्थी चलती हैं आपकी किशोर अवस्था है, तो इन बातों को आप इग्नोर कर दीजिए। ये है कि चलती हैं आस पास की, ठीक है। यानी अब यार ये क्लास से कुछ ऐसे होती है मोबाइल देखते, अरे तो आप केवल मोबाइल में क्लास से मतलब रखिए। अपनी से क्लास ली तुरंत अपने जैसे पापा मम्मी का फ़ोन है, लो पापा मम्मी को जब भी आप फ़ोन रखिए, ठीक है। तो आपको रोज़ वो भी कहेंगे हाँ भाई बालक क्लास से ले रहा है या बालिका क्लास से ले रही हैं, ठीक है। ये नहीं कि आप मोबाइल देख रहे हैं और आप अपने माता पिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, तो ऐसी गलती नहीं करना है प्यारे देश के नौजवानों, ठीक है। तो आओ हमारे बिंदु पे आइए। तो यहाँ पे क्या था, आपका CO2 थी और आपका जल था और आपका H2CO3 थी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब H2CO3 किसके साथ जुड़ेगी, यहाँ पे कैल्शियम प्लस प्लस के साथ जुड़ती है, यानी आयन है। यहाँ पे मैंने प्लस प्लस क्यों लिखा, क्योंकि कैल्शियम का जो बाह्यतम कोष होता है उसकी कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉन पाई जाती हैं, 2 होते हैं, या उसकी वैलेंसी कितनी होती है आपकी 2 पाई जाएगी, ठीक है। अब जब इसके साथ जुड़ेगा ये जब इसके साथ जुड़ता है, इसको मिटा लेता हूँ, ठीक है। क्या करने बार बार आपको बताना पड़ता है, आप थोड़ी बहुत क्या हो जाती है इसमें डिस्टर्ब हो जाती हो जब। देखिए हम अब इसको इसके साथ जोड़ना है, तो जोड़े तो पहली बात तो थोड़ा बहुत आपको तरीका आना चाहिए इसको तोड़ना। तो ये किस प्रकार टूटता है, आपका दुर्बल अम्ल है तो आपका H प्लस और आपका HCO3 माइनस के रूप में टूटेगा, ठीक है। अब मैंने आपको ये बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे इसका माइनस वाला पार्ट और इसका प्लस वाला पार्ट है ये, तो इसके साथ जुड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए अब ये कैल्शियम यहाँ पे 2 है, इसके पास तो एक ही, तो अब क्या होगा यहाँ पर देखो HCO3 और इसको 2 करने के लिए यहाँ पे कोष्टक में क्या लगा दिया, इसको 2 कर दिया। वो आपको पता ही है कि इसकी सेम लगता है इसके नीचे, वो इसके नीचे अगर नहीं आती तो आप फिर बोलना वो सिखा देंगे, ठीक है आपको। तो ये कैल्शियम और आपका HCO3 रहेगा, इसकी आ जाएगी आपकी 2 आ जाएगी, कोई दिक्कत इसमें, बन गया खेल खत्म। परंतु खेल खत्म कहाँ पे है, जब बैलेंस हो रही की रिएक्शन। देखो यहाँ पर कैल्शियम कितना है इसमें सर, तो यहाँ पे सर कैल्शियम इसमें 1 है, ये भी 1 है। हाइड्रोजन कितना है इसमें सर,
हाइड्रोजन इसमें 2 हैं, यहाँ पर भी देखो इसमें 2 दिख रहे हैं आपको। कार्बन कितने इसमें 2 कार्बन है, इसमें भी सर 2 कार्बन तो नहीं है, एक ही कार्बन है। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है 3 दूना 6, तो यहाँ पर कितनी 2 ऑक्सीजन है, तो समस्या हो रही है भाई। यहाँ पर 2 तो कार्बन है और आपकी कितनी 6 ऑक्सीजन है, और यहाँ पे समस्या हो रही है, यहाँ पर कार्बन 1 है और ऑक्सीजन कितनी है आपकी 2 ऑक्सीजन है। तो अब क्या करें इसमें, इसके साथ तो हम यानी खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्या करेंगे इसके साथ तो नहीं होगा। तो अब क्या करें, यहाँ पर अगर देखो इसको बढ़ाना है तो यहाँ पे कितनी 6 करनी है, तो 6 करनी है, तो यहाँ पर 2 आएगा एच, देखो यहाँ पर थोड़ी सी ये आएगा, यहाँ पर 2 आएगा तो यहाँ 3 आएगा, नौजवान क्या होगा आपका 3, थोड़ा बहुत आप भी ध्यान रखो ठीक है। यहाँ पर कितनी होगी आपकी 3 हो गई। अब 3 है, यहाँ पे कितनी है 2 है, तो यहाँ पे 2 से करेंगे मल्टीप्लाई इसको, तो यहाँ पे 2 लगा सकते हैं यहाँ पर, और 2 लगा दिया, कार्बन भी 2 हो गई, बोल हो गई बैलेंस ठीक है। अब देखो इसके बाद में और कुछ बच रहा है कि इसके बाद में, तो यहाँ पर आएगा आपका 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पे कितनी 4 हो गई, फिर भी हाँ, तो इसमें क्या होगा देखिए यहाँ पर बन जाएगी आपकी हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगी, हाइड्रोजन गैस क्या होगी आपकी बाहर निकलेगी। अब ये क्या बना आपका कैल्शियम, क्या बना आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट, क्या बना, देखो ध्यान रखना, ये तो बस अंतर इतना ही है, इसमें से एच लग गया, क्या बोला उसको बाई लग गया, तो यहाँ पर बोला नहीं कैल्शियम अंतर इस एच का है, तो क्या लगेगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। इसे खाने का सोडा भी कहते हैं, क्या कहते हैं इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। सोडियम, वो तो सोडियम होता है, सॉरी गलती हो गई, यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट रखो ठीक हो। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट आएगा, क्या आएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ले भाई अब ये बन गया ठीक है। अब मैंने क्या बोला था, इसमें क्या निर्माण करना है, हमें कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करना है, कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करना है। तो अब ये जो कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा आपका टूटेगा, तो यहाँ पे बनेगा देश के कैल्शियम और आपका HCO3 और यहाँ पर आएगा आपका 2। जब ये टूटेगा तो टूटने पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पर है, तो टूटने में बनेगा, एक तो बनेगा आपका यहाँ पर बनेगा आपका C यानी कैल्शियम और आपका CO3 बन रहा है, कोई दिक्कत किसी को इसमें, और एक बन जाएगा, अगर देखो इसमें यहाँ पर बनेगा एक बन जाएगा आपका H2 यानी H2 जल बनेगा ठीक है। और एक बनेगा इसके बाद में यहाँ पर आपकी देखो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन के आधार पे एक कार्बन यहाँ पे आ रहा है, तो उसके आधार पे 2 कार्बन हैं, एक कार्बन तो ये आ गया, एक कार्बन, एक बनेगा आपकी CO2 बनेगी, क्या बनेगी आपकी CO2 बनेगी। कोई दिक्कत किसी को इसमें, देखो बैलेंस कर लेते हैं इसको। यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है 3 दूना 6 है, तो इसमें कितने हैं बताओ, यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितने हैं 2, यहाँ पे कितने 3 3 6, कार्बन भी कंप्लीट है, कार्बन देख लो इसमें 1 और 2 कार्बन, इसमें 2 कार्बन आ रहे हैं। हाइड्रोजन कितने, इसमें 1 हाइड्रोजन, इसमें कितने आपके 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 नहीं यहाँ पर ठीक है, आपके विक्रिया के हैं बैलेंस है, कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो ये क्या बन गया हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, इसे हम कैल्सीकरण कहते हैं। अब जो ये प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया होती है आपकी शुष्क स्थानों पे होती है, कहाँ पे होती है, जहाँ पर नमी की मात्रा क्या होती है बहुत कम पाई जाती है, नमी की मात्रा क्या होती है बहुत कम पाई जाती है, जो आपके शुष्क स्थान होते हैं वहाँ पर ये प्रक्रिया पाई जाती है ठीक है, याद रहेगा इस तरह, कोई दिक्कत किसी को इसमें ठीक है। अब देखो इस डीकैल्सीकरण में क्या होगा, डीकैल्सीकरण को समझते हैं यहाँ पर। डीकैल्सीकरण में इसका उल्टा होगा, बस डीकैल्सीकरण में क्या होगा, ये वाली रिएक्शन होगी इसकी उल्टी हो जाएगी, बस ये बन जाएगा इसमें, आई बात समझ में। इन जो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, यहाँ पर जो डीकैल्सीकरण पूछ रहा है ना, क्यों पूछ रहा है, हाँ, तो डीकैल्सीकरण में क्या होगा आपका, डीकैल्सीकरण में कैल्शियम कार्बोनेट वापस टूटेगा और टूटने के बाद में क्या बन जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा, बस एक ही अंतर है। ये जो प्रक्रिया होगी वो प्रक्रिया आपके नम क्षेत्रों में पाई जाती है, जहाँ पर नमी की मात्रा होती है ठीक है। तो नमी की मात्रा तो सीधी सी बात है, फिर जल जुड़ेगा ठीक है। तो यहाँ पे लिखूंगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट और आपका जल जुड़ेगा ठीक है, और आपकी यहाँ पर क्या जाएगी CO2 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाएगा। ले भाई ये आपका डीकैल्सीकरण है, बस इसमें लिख दो आप, ये आपका कैल्शियम कार्बोनेट, ये जल है आपकी CO2 और आपका क्या है कैल्शियम बाइकार्बोनेट है। इसमें लिखेंगे आपका
कैल्शियम कार्बोनेट नमी की उपस्थिति में टूटकर क्या करता है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनाता है। इसे हम डीकैल्सीकरण कहते हैं। और इस प्रक्रिया को, इस मृदा निर्माण की जो प्रक्रिया थी, इसको होने के लिए नमी की आवश्यकता होती है। नमी वाले स्थानों पे या रिएक्शन क्या होती हैं, ज़्यादा होती हैं। तो क्वेश्चन बन सकता है कि अगर शुष्क स्थान होगा तो वहाँ पे क्या करना होगा आपको, यानी वहाँ पे डीकैल्सीकरण होगा, ठीक है। और जहाँ पे नमी की मात्रा पाई जाएगी वहाँ पे क्या होगा आपका, सॉरी यहाँ पर तो आपका कैल्सीकरण होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका डीकैल्सीकरण होगा। बोलो किसी को कोई दिक्कत किसी में इसमें? बस याद रखो रिएक्शन की इसकी उल्टी करनी है आपको। डी का मतलब होता है डीकम्पोजिशन या खुलना। आप पढ़ते हो एक तो कंपोजिशन होता है और एक डीकम्पोजिशन होता है। डीकम्पोजिशन यहाँ पे डी लग रहा है तो ये कहने का मतलब है कि डी का मतलब टूट रहा है, तो टूट के क्या बना, वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन रहा है, ठीक है। ये थी हमारा कैल्सीकरण, आपका डीकैल्सीकरण। आगे देखो उसके बाद में आगे आता है हमारा यहाँ पर लवणीकरण। कौन सा आता है, लवणीकरण। तो ऐसे बताओ आप, क्या आप पाउडर लगाते हो? तो सभी का आंसर होगा यस, यस होगा। अगर मैं आपको कहूँ कि अगर फ्री का पाउडर लगा लो तो क्या बोलोगे, यस या नो? अरे मैं आपसे कहूँ पाउडर की बात कर रहा हूँ, यानी आप पाउडर लगाते हो तो आप कहेंगे सभी यस। तो मैं आपसे पूछूं कि अगर फ्री का पाउडर के लिए बोलूँ तो आप क्या कहोगे? तो आपका आंसर कुछ आया नहीं, आपका आंसर लगभग नो ही रहेगा। देखो ध्यान से, अगला बिंदु पढ़ रहे हैं हम, कौन सा है, 8वां बिंदु है। 8वां है ना, यहाँ पे 6-7 हो गए थे। लवणीकरण कौन सा है, लवणीकरण। देखिए इस लवणीकरण को समझिए भाई। लवणीकरण में क्या होगा, सीधी सी बात है, आपकी मृदा क्या हो जाएगी, लवणी हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी, लवणी हो जाएगी। तो लवणी कहाँ पे होगी, देखो ध्यान से इधर। मान लीजिए हमारा ये कोई आपका कोई भी खेत या कोई स्थान है, ठीक है। इस स्थान में आप क्या कर रहे हैं, कृषि कार्य कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कृषि यानी फसल उगा रहे हैं, ठीक है। अब फसल उगाते हैं तो यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर आपने पानी डाला, अगर ये पानी अगर मान लीजिए लंबे समय तक यहाँ पे रहता है या नीचे नहीं जाता है, अगर नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, और या दूसरी बात यहाँ पर जो आपका पानी का जो तल है, पानी का जो तल है वो ऊपर ही है। कहने का मतलब अगर ये एक तो कहता है कि जैसे अगर हम ये कहते हैं 250 फुट के आसपास क्या है पानी मिलता है, कहीं पर 300 फुट के आसपास कहीं पानी मिलता है, और जो ये वाला तल है कि 100 फुट के आसपास ही मान ली, तो अगर पानी वाला जो तल ऊपर है तो भी क्या हो जाएगी, यहाँ पे लवणीकरण की समस्या हो जाएगी। कैसे होगी, देखो ध्यान से। अब आपको पता है कि जैसे मान लीजिए आपके पास से, जैसे मान लीजिए हमने 1 लीटर आपको पानी दिया और उसमें आपने थोड़ा बहुत नमक डाल दिया, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ कि आपको वापस नमक प्राप्त करना है तो आप कैसे प्राप्त करोगे? तो आपने सोचा ही है, प्रैक्टिकल तो आपने शायद किया नहीं होगा। क्या करोगे, आप सिर्फ पानी को गर्म करोगे। तो पानी को गर्म करोगे, लास्ट में क्या होगा, आपका नमक क्रिस्टलीकरण के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये पानी था, या मैंने यहाँ पर क्या किया, जो लवणीय पानी था, क्या था आपका लवणीय पानी, मान लीजिए आप लवणीय पानी, लवणीय पानी से हमने क्या किया, यहाँ पे सिंचाई की। तो सिंचाई करने पे क्या हुआ, पहले दूसरी बात ये कि जो पानी का तल वो भी यहाँ पर क्या है, ऊपर है। तो अब ये पानी यहाँ पे नीचे नहीं जा रहा है, नीचे नहीं जा रहा है, तो नीचे नहीं जाएगा तो जो लवण भी है वो भी नीचे नहीं जाएगा। अब पानी क्या होगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया, वाष्पीकरण। इस वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा क्या होगा, पानी तो ऊपर उड़ जाएगा। और ध्यान रखना, जो वाष्प उड़ेगी वो केवल शुद्ध होगी, उसमें नमक की मात्रा नहीं होगी। तो यहाँ पे ऐसे बताओ कि जब अगर मान लीजिए नमक, सॉरी पानी इसमें से उड़ेगा तो नमक का यहाँ पे सांद्रता बढ़ेगी या घटेगी, नमक की मात्रा। तो यहाँ पे मात्रा उतनी है, परंतु अगर नमक की सांद्रता यहाँ पे बढ़ती है तो और पानी की मात्रा क्या हो जाएगी, पानी उड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, इस जो मिट्टी पे क्या होगा, यहाँ पर एक नमक की इस प्रकार यानी लगभग सफ़ेद रंग की परत जम जाती है। क्या होती है, सफ़ेद रंग की परतें जम जाती हैं। और इस सफ़ेद रंग की परत के कारण क्या होती है, आपकी मृदा भी क्या हो जाती है, लवणीय हो जाती है। क्या था, फिर देखिए, एक तो अगर आपका जो जल स्तर है ऊंचा होगा तो भी समस्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरी बात,
अगर आपकी जो सिंचाई अगर आप आवश्यकता से अधिक करते हैं तो भी क्या हो जाएगी, आपकी समस्या हो जाएगी, ठीक है। अगर लवणीय पानी की सिंचाई करते हैं तो भी आपकी क्या हो जाएगी, ये समस्या हो जाएगी, ठीक है। आपने जैसे नाम सुना होगा कि हमारे राजस्थान के अंदर अधिकतर जैसे नमक बनने की जो फैक्ट्रियां हैं, जो कारखाने, वो कहाँ पे, आपके सांबर में है। तो आप कभी सांबर गए होंगे या अभी आपको जाने का मौका मिलेगा, तो आप देखना जब सांबर जाओ या सांबर के आसपास, तो आपको वहाँ पे फ्री का पाउडर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, चेहरे पे या आपके जो भी हैं हाथों पे क्या होगा, फ्री का पाउडर लग जाएगा। तो फ्री का पाउडर क्या है, वो नमक है आपका, सफ़ेद जो नमक है, जो आपका नमक है, जो नमक की परत आपके शरीर या आपकी जो त्वचा है उस पर जम जाती है और आपकी त्वचा क्या हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। तो हमारे राजस्थान के अंदर जैसे हम देखिए तो आपका सांबर है एक, यहाँ पर हम देखिए तो जो जीर्ण माता है, जो रेवासा सीकर है, रेवासा सीकर, वहाँ पर भी कुछ नमक का इनका क्रियाकलाप किया जाता है, परंतु वहाँ पे कम है। वो वहाँ पर जो सांबर है, सांबर में यही प्रक्रिया चलती है। वहाँ पर नौजवान क्या करते हैं, वो नौजवान क्या करते हैं, पानी को यहाँ पर इकट्ठा करिए, उसकी क्यारियाँ बनाते हैं, क्यारियाँ बनाने के पानी को उड़ा देते हैं और क्या होता है, आपका नमक इस प्रकार जम जाता है। तो वही सिस्टम है। अगर यही नमक अगर आपकी मिट्टी में मिलेगा तो मिट्टी क्या हो जाएगी, आपकी लवणीय हो जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें, यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर किसी स्थान पे अगर सिंचाई आवश्यकता अधिक की जाती है, लवणीय पानी सिंचाई की जाती है, या यहाँ पर आपका जल स्तर ऊंचा होता है, तो आपकी जो मिट्टी होती है या आपकी मृदा होती है उसमें लवण की मात्रा बढ़ जाती है और लवणीय मृदा क्या होता है, निर्माण होता है, ठीक है। एक दो कोई दिक्कत किसी को इसमें। अब यहाँ पर लवणीकरण कंप्लीट हो गया। लवणीकरण के बाद में आता है अगला हमारा पड़ाव, अगला जो अंतिम पड़ाव है, अंतिम पड़ाव की तरफ हम चलते हैं। तो अंतिम पड़ाव आता है देश के नौजवानों, आपका क्या आता है बताओ, पेडोटर्बेशन। क्या आता है आपका, पेडोटर्बेशन आता है, ठीक है। बिंदु याद होनी चाहिए सभी को। ले भाई, 9वां बिंदु है हमारा पेडोटर्बेशन। क्या आएगा आपका, पेडो और आपका टर्बेशन आएगा, टर्बेशन, ठीक है। क्या आएगा, पेडोटर्बेशन की बात कर रहा हूं मैं। तो पेडोटर्बेशन सीधी सी बात है, एक तरह का मिश्रण है। क्या है, इन मिश्रण होने की प्रक्रिया। जैसे आप घर पे कभी कभार बनाते हैं, चूरमा बनाते हैं, ठीक है। तो चूरमा बनाते हैं, उसको जो मिलाने की प्रक्रिया है, जो मिला रहे हैं वही क्या आपका पेडोटर्बेशन है। जो आपका चूरमा है जिसमें जैसे आपका घी मिलाया, आप माने जैसे आपने जो भी है मीठा मिलाया, ठीक है, तो वो मिला रहे हैं, वो मिलाने की जो प्रक्रिया है वो क्या गलती है, आपकी पेडोटर्बेशन है बस। तो यहाँ पे देखिए हम, देखो इधर समझिए ध्यान से इसको। आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा होगा देश के नौजवानों कि आपके क्या पाए जाते हैं, इस प्रकार मृदा में संस्तर पाए जाते हैं। क्या होते हैं, आपके संस्तर पाए जाते हैं। और इस संस्तर में यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इनमें जो आपके पोषक तत्व हैं, कौन कौन से आपके, जैसे आपके पोषक तत्व हैं, या हम कह सकते हैं जो आपके खनिज पदार्थ हैं, वो क्या होते हैं आपकी, इनकी मात्रा अलग अलग पाई जाती है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को इसमें। हमने एक मृदा प्रोफाइल का कार्ड निकाला, इसमें इस प्रकार को आपको संस्तर दिखाई दे रहे हैं। अब इस संस्तर के अंदर क्या होता है देश के नौजवानों, जैसे आपकी ऐसे बताऊं, जैसे हाँ देखो, एक चींटी जिसको हम क्या कहते हैं, फरिंगा कहते हैं। इसमें कौन सा पाया जाता है, आपका फार्मिगोन पाया जाता है। दीमक, ठीक है, दीमक में क्या होता है क्वेश्चन, ले भाई दीमक। तो दीमक में क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, ये क्या करती है, इसमें सेलुलोज पाया जाता है। सेलुलोज क्या करती है, पाचन करती है लकड़ी में, ठीक है। इसके बाद में किसान का मित्र केचवी, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जो आपकी वो मिट्टी पाई जाती है, जो आपका जो ये पदार्थों का मिश्रण है, इनको क्या कर देते हैं यहाँ पर, ये इनको पाचन करते हैं, या अपने पाचन में क्या करते हैं, इनको उपयोग करते हैं। जब इनका पाचन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक तरह का क्या बन जाएगा, मिश्रण बन जाता है। क्या बन जाता है, मिश्रण बन जाता है। इस मिश्रण की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेडोटर्बेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, पेडोटर्बेशन कहते हैं। फिर देखिए वापस ये आपकी क्या पाई जाती है, इस प्रकार कोई मृदा प्रोफाइल है। इसमें यहाँ पर अलग पदार्थ है, यहाँ पर अलग पदार्थ है, यहाँ पे अलग पदार्थ है, यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे इसमें केचुआ आएगा, केचुआ क्या करेगा, आगे गति करता है, तो वहाँ वाली जो पोषक तत्व प्लस मिट्टी को खाता है और प्लस क्या करता है, उसको मिक्सर बना देता है, ठीक है।
इसी प्रकार दीमक भी क्या करती है, तो ये क्या करते हैं, इस प्रकार एक मिक्सर बन जाएगा, पूरी का क्या बन जाएगा, पोषक तत्वों का मिक्सर बन जाता है। और मिक्सर बनने को हम क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको पेडोटर्बेशन कहते हैं। इसी प्रकार देखिए कि जब मृदा के अंदर जो आपकी मृदा है, उस मृदा के अगर फैलाव संकुचन होता है, बार बार क्या होता है, फैलाव संकुचन होता है। इस फैलाव संकुचन से भी क्या होगा, आपका फैलाव संकुचन से भी आपकी जो मृदा है, उस मृदा में आपकी पेडोटर्बेशन की क्रिया होगी और पदार्थों का मिश्रण तैयार हो जाएगा। तो ऐसे बताओ, आपके अनुसार मैं आपसे पूछूँ तो पेडोटर्बेशन क्रिया क्या आवश्यक है या अनावश्यक है? आपको बताना है पेडोटर्बेशन क्रिया आवश्यक है या अनावश्यक है, आपको बताना है। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए, इसमें बस सीधी सी बात है कि जो आपकी मृदा प्रोफाइल है, इसमें अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं, अलग अलग जो पोषक तत्व पाए जाते हैं, उनका जो आपकी चींटी होती है, दीमक होती है, केंचुए होते हैं या पादप की जड़ें होती है, जो आपकी मृदा के फैलाव संकुचन होगा। इस फैलाव संकुचन से क्या होगा कि आपकी मृदा आपस में एक तरह का मिश्रण बन जाएगा, और इस मिश्रण बनने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पेडोटर्बेशन कहते हैं। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक कंप्लीट हो गया। ये थे हमारे 9 बिंदु थे। पहला कौन सा पढ़ा हमने, ह्यूमिनिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, ह्यूमिनिफिकेशन में क्या हुआ था पता होगा आपको। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर निक्षालन, उसके बाद निक्षेपण पढ़ा, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, यहाँ पर आपका जैसे पोडजोलीकरण पढ़ा था, फिर लेटराइजेशन पढ़ा था, फिर कैल्सीकरण पढ़ा, डिकैल्सीकरण पढ़ा, फिर लवणीकरण पढ़ा, और लास्ट में हमने पेडोटर्बेशन पढ़ा। ये थी हमारी मृदा निर्माण की प्रक्रिया थी। अगर आपको इसमें किसी प्रकार की दिक्कत है, मेरे को लग रहा है आपको इस प्रकार दिक्कत नहीं आई होगी, दिक्कत आपकी होगी, आप अगर क्लास नहीं देखोगे तो समस्या आपके सामने उत्पन्न होगी। ठीक है, तो अब मैं देख लेता हूँ, अगर थोड़ा बहुत टाइम अगर और है तो हम और क्लास बना लेते हैं। ठीक है, नहीं इसी यहाँ पर आप क्लास को एंड करते हैं। देश के नौजवानों, थोड़ी बहुत और देखें, आप भी कहीं बोर हो जाएंगे। ठीक है, परंतु आगे वाली जो लास्ट कक्षा होगी, जो आगे वाली जो हमारी कक्षा होगी, वो एक ही कक्षा में क्या करते हैं, इस आपका जो लेसन है, इस लेसन को हम क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। परंतु मेरा एक विद्यार्थी से थोड़ा सा निवेदन है कि अगर आप आगे वाला कौन सा लेसन पढ़ना चाहते हैं, कौन सा लेसन पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इसी क्लास में बताना पड़ेगा। नहीं तो फिर क्या होगा, आगे वाला लेसन मेरी इच्छा अनुसार मैं स्टार्ट करूँगा। ये नहीं कि फिर आप कहेंगे सर ये लेसन पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप क्या करना है कि सर आप ये लेसन स्टार्ट करना। तो ज़्यादा विद्यार्थी अगर कमेंट रहेंगे तो उनको हम प्राथमिकता देंगे। ठीक है, क्लास आज की क्लास में ही करना है, ये नहीं कि आप अगर कल वाली क्लास में करते हैं तो फिर कोई फिर आपको तो मैं मेरी इच्छा अनुसार पढ़ाऊँगा। ठीक है।